गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में शुरू करने जा रहा हूं। आज से राजस्थान का स्टैटिक जीके और इसके साथ साथ अन्य सारे सब्जेक्ट्स भी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, सभी के फैक्ट्स की सबसे शानदार क्लास आयोजित करेंगे अपन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये ऐसी क्लास होगी जिसके अंदर से आपको हर एक एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज की क्लास से ही, ये ध्यान रखें आप। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको देखकर याद करने लायक चीजें जो हैं सिर्फ उन्हीं को पॉइंट्स में लिखा है, तो आप इनको सारणी के थ्रू जो हमने समझाने का प्रयास किया है इसको समझने की आप कोशिश करें। मर जाओगे तू और एक बड़ बैठ मालूम ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास है वो फैक्ट्स पर आधारित है, जिसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स को ही अपन याद करवाएंगे। और कोशिश ये करी गई है कि इस फैक्ट की क्लास के अंदर सभी सब्जेक्ट के जो मेन फैक्ट्स हैं, जिनको अपन बुलेट पॉइंट बोलते हैं, उनको एक सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी रहे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास जो है, इसमें से कम आपको 10 क्वेश्चंस किसी भी छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब डेली कम से कम 10 दिन तक यही फैक्ट्स वाली क्लास चलेंगी, तो आप इन क्लासों को डेली देखें और अपने जीके को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की आप कोशिश करें। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हमने सर्वप्रथम लिया है कि किस शहर को किस व्यक्ति ने बसाया है। तो अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि इनको सुमेलित करने के लिए अपन अपने लिए परीक्षा में दे देता है और कभी कभार ऐसे भी नहीं देकर डायरेक्ट सीधे ही पूछ लेता है कि किस शहर की स्थापना किसने करी थी। तो गंगानगर, राजस्थान में श्री गंगानगर है, उसकी स्थापना गंगा सिंह ने की थी। तो वहीं बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। तो अपन को ध्यान रखना है, गंगानगर गंगा सिंह, बीकानेर राव बीका। चूरू की स्थापना जो है कालेरा जाट चूहरू, कालेर जाट चूहरू ने की थी चूरू की स्थापना। वहीं जैसलमेर की स्थापना राव जैसल ने की थी। तो जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। राव जोधा के साथ ये डेट सन भी याद रखना 1459 में, क्योंकि ये मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछा जाता है जोधपुर का। तो जोधपुर की स्थापना राव जोधा 1459। फिर उसके बाद में आता है सीकर। सीकर की स्थापना जो है दौलत सिंह ने की थी। तो अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह ने की थी। इसका भी ज्यादातर पूछा जाता है, अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह ने की थी। भरतपुर, सूरजमल जाट ने भरतपुर की स्थापना की थी। तो धौलपुर की स्थापना धवल देव ने की थी। झुंझुनू की स्थापना मोहम्मद खान ने 1730 में की थी। झुंझुनू की स्थापना मोहम्मद खान ने 1730 में की थी। ठीक है। बांसवाड़ा की स्थापना जगमाल सिंह ने की थी। तो वही प्रतापगढ़ की स्थापना प्रताप सिंह ने की थी। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। डूंगरपुर की स्थापना डोंगरिया भील ने की थी। दौसा की स्थापना धौला राय ने की थी। वहीं करौली की स्थापना की बात करें अपन, तो करौली की स्थापना जो है अर्जुन सिंह ने की है। टोंक की स्थापना जो है अमर खां पिंडारी ने की थी। सवाई माधोपुर की माधो सिंह ने की थी। तो अजमेर की स्थापना अजय राज ने की थी। वहीं शिवपुरी की स्थापना शिव भान ने की थी। सिरोही की स्थापना सहसमल ने की थी। बूंदी की स्थापना राव राजा बूंदा मीणा ने की थी। और कोटा की स्थापना कोटिया भील ने की थी। झालावाड़ की स्थापना झाला जालिम सिंह ने की थी। तो अपन ने राजस्थान के जो मैक्सिमम जिले हैं, जो फेमस फेमस हैं और जिनके इतिहास में अपन को जानकारी मिलती है कि इस जिले की स्थापना इस व्यक्ति ने करी है, उनको यहाँ पर अपन ने पढ़ने की कोशिश की। तो अपन को ये फैक्ट याद रखने एज इट इज। गंगानगर गंगा सिंह, सीकर दौलत सिंह, बांसवाड़ा जगमाल सिंह, करौली अर्जुन सिंह, सिरोही सहसमल, बीकानेर राव बीका, अलवर प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ प्रताप सिंह, टोंक अमीर खां पेंडारी, बूंदी बूंदा मीणा, कोटा कोटिया भील, माधोपुर माधो सिंह, जयपुर सवाई जय सिंह, भरतपुर सूरजमल जाट, चूरू कालेर जाट चूरू, जैसलमेर राव जैसल, धौलपुर राव धवल देव, डूंगरपुर डूंगरिया भील, अजमेर अजयराज, झालावाड़ झाला जालिम सिंह,
जोधपुर, रावजोधा, झुंझुनू, मोहम्मद खां, दौसा, धौलाराय, शिवपुरी, सिवान। तो ये अपन को ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि झुंझुनू को जुझार सिंह नेहरा के नाम पर मोहम्मद खान ने 1730 में बसाया था, जुझार सिंह नेहरा के नाम, इसलिए इसका नाम झुंझुनू पड़ा था। तो अपन को ये ध्यान रखना है, खास तौर पर झुंझुनू का जो संस्थापक माना जाता है वो मोहम्मद खान को माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन कुछ छतरियों की तरफ जो फेमस है राजस्थान में। 84 खंभों की छतरी, ये बूंदी के अंदर स्थित है। 16 खंभों की छतरी की बात करें तो 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, ये और ये नागौर के अंदर स्थित है। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी है और ये नागौर में स्थित है। 80 खंभों की छतरी की बात करें तो 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी और ये अलवर में स्थित है। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी और अलवर की है, अंदर स्थित है। वही 32 खंभों की छतरी की बात करें तो ये हमीर द्वारा बनाई गई थी और सवाई माधोपुर में स्थित है 32 खंभों की छतरी। तो अपन ने चार छतरियां जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में देखा। अब अगर अपन राजस्थान में सिंचाई के संसाधनों की बात करें कि किस जिले में किस संसाधन से ज्यादा सिंचाई की जाती है तो वो भी देखते हैं। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में की जाती है। वहीं कुएं और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो जयपुर में की जाती है और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर में की। तो इसी प्रकार के फैक्ट्स अपन को 5 पेज में मिलेंगे और इनको अपन को याद रखना है। अब हिस्ट्री और पॉलिटी के फैक्ट है, थोड़ा इनको ध्यान रखना है क्योंकि ये ज्यादातर पूछा जाता है हिस्ट्री वाला फैक्ट। ये देखते हैं, न्याय दर्शन की बात करें अपन तो न्याय दर्शन जो है महर्षि गौतम द्वारा चलाया गया था। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, ये प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है और मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता था। अभी ये पीएचडी का एग्जाम में देकर आया था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। योग दर्शन के प्रवर्तक जो है पतंजलि को माना जाता है। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक जो है कपिल मुनि को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद, जिसका दूसरा नाम उलूक मिलता है, उनको माना जाता है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक जो है बादरायण को माना जाता है और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। वहीं चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक को माना। तो ये भारत के प्रमुख प्रमुख दर्शन जिनके प्रवर्तकों के नाम इसमें दिए, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, चारवाक दर्शन चारवाक। ये अपन ने देखा दर्शन। अब चलते हैं पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के अंदर संविधान सभा से संबंधित जो समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये आरएस में भी पूछा जाता है और अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो इसको देखते हैं अपन पहले। पहली समिति थी प्रारूप समिति, जिसमें कुल सदस्य 7 थे। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दूसरी प्रांत संविधान समिति, इस प्रांत संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। वही मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोनों के सरदार वल्लभ भाई पटेल है, प्रांत संविधान समिति और मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति दोनों के। अब आगे देखते हैं संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो पहले राष्ट्रपति भी थे। तो अपन ने यहाँ पर मुख्य मुख्य जो समितियां हैं इनके बारे में जाना। ये क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है ज्यादातर रिपीट होकर। अब चलते हैं अपन थोड़ा साइंस की तरफ। कोशिका के अंगों के कार्य देख लेते हैं अपन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या है, एटीपी निर्माण से ऊर्जा उत्पादन और संचयन का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है, ये अपन जानते हैं। का कार्य है एटीपी निर्माण से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। इसके निर्माण से ऊर्जा उत्पादन और संचयन ये कार्य करता है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, जिसको पर्णहरित कहा जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट जन की पर्णहरित होता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण से ऊर्जा उत्पादन और संचयन का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब देखते हैं कृषि पद्धतियां, इसमें से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है। जैसे मिश्रित कृषि की बात करें तो मिश्रित कृषि का मतलब होता है फसलों के साथ पशुपालन भी करना, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन कार्य भी करना। वेटिकल्चर किसको बोलते हैं, तो वेटिकल्चर अंगूर की खेती को बोला जाता है। वहीं पीसी कल्चर की बात करें तो मछली उत्पादन पालन को बोला जाता है। सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम पालन
और ओलेरिकल्चर का मतलब होता है सब्जियों की खेती। तो इससे संबंधित प्रश्न भी अपन से पूछा जा सकता है। अन्य भी प्रकार है लेकिन अपन ने मुख्य मुख्य रूप से इनको ही लिया है। मिश्रित कृषि, अ, फसलों के साथ पशुपालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पिस्सीकल्चर मछली पालन, झींगा मछली जिसको बोलते हैं अपन, सेरीकल्चर रेशम पालन और ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती। अब थोड़ा अपन चलते हैं अशोक, सम्राट अशोक जो इंडियन हिस्ट्री है उसकी तरफ। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित जो सूचनाएं अपन देखते हैं वो अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसकी बात करें तो पहला जो शिलालेख है उसके अंदर अपन को उल्लेख मिलता है पशु बलि की निंदा, समस्त प्रजा मेरी संतान है, ऐसे कथन उसके पहले शिलालेख के अंदर देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है अशोक के किस अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, किस शिलालेख में मिलता है? तो पहले शिलालेख में इसका विवरण मिलता है। आठवां शिलालेख जो है उसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके साथ 13वां जो शिलालेख है ये 261 ईसा पूर्व में लिखा गया था, इसमें अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा पूछा जाता है। कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? 13वां शिलालेख में। अब इसके अलावा ये प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख है उसके अंदर अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि अशोक के व्यक्तिगत नाम, अशोक का उल्लेख किन किन अभिलेखों के अंदर मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा के अंदर मिलता है। ठीक है। लघु शिलालेख के अंदर अशोक को देवनाम पिय प्रियदर्शी की उपाधि दी गई थी, ये भी अपन को ध्यान रखना है। देवनाम पिय प्रिय प्रदर्शी किसकी उपाधि है? देवनाम प्रियदर्शी किसकी उपाधि है? अशोक की उपाधि है। रुमेनदेही शिलालेख की बात करें तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का उल्लेख इसके अंदर मिलता है रुमेनदेही शिलालेख से। ठीक है। अब है विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनकी अवस्थिति। जो मरुस्थल है वो कहाँ पर फैले हुए हैं या कौन कौन सा मरुस्थल किस महाद्वीप के अंदर है, ये अपन को ध्यान में रखना है। क्योंकि अभी मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाएगा। आरएस के प्री के अंदर भी मरुस्थल वाला एक टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, तो इसको देखते हैं। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, नामिब मरुस्थल है और लीबिया का मरुस्थल है। तो चार मरुस्थल है मुख्य रूप से, सारा, कालाहारी, नामिब और लीबिया। एशिया की बात करें तो एशिया के मरुस्थलों में गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया के अंदर है, थार का मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल ये चीन के अंदर है। ये तीन मुख्य रूप से ध्यान रखना है, गोबी, मंगोलिया, थार और टकला मकान। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और गिब्सन का मरुस्थल। ये तीनों ध्यान रखने हैं, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। वहीं उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के अंदर कोलोराडो, ग्रेट बेसिन, चिहू आहुआन और सोनारन, ये मुख्य मरुस्थल अपन देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के अंदर आटाकामा चिली और पेटागोनिया का मरुस्थल, ये दक्षिण अमेरिका के अंदर अपन देख सकते हैं, आटाकामा और पेटागोनिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विभिन्न कृषि पद्धतियों की अपन बात करते हैं। कृषि क्रांति के अंदर कौन कौन सी कृषि क्रांति अभी तक हुई है भारत में, उनको जान लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध है खाद्य उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है। तो वही श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध उत्पादन से। हरित क्रांति के जनक अपन जानते हैं एम एस स्वामीनाथन और दुग्ध क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। नील क्रांति की बात करें तो नील क्रांति का संबंध है मछली पालन से। वहीं भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। नील क्रांति मछली पालन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है फल से माना जाता है, स्वर्ण क्रांति फल से संबंधित मानी जाती है। काली क्रांति की बात करें तो काली क्रांति का मतलब होता है पेट्रोलियम से संबंधित इसको माना जाता है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित मानी जाती है। रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री से संबंधित मानी जाती है। पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति जो है तिलहन और सरसों के उत्पादन से संबंधित मानी जाती है। वही लाल क्रांति की बात करें तो लाल मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित मानी जाती है। अब इसके अलावा अगला हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से संबंधित है, चक्रवात और उनके स्थानीय नाम। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। विली विली जो चक्रवात का नाम है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है। टाइफून जो है चक्रवात ये चीन के अंदर आते हैं। हरिकेन चक्रवात जो यूएसए के अंदर आते हैं। चक्रवात नाम से सिर्फ भारत के अंदर इनको जाना जाता है। टोर्नेडो नाम जो है वो कैरिबियन के अंदर माना जाता है इनका। और बोगियो नाम फिलीपींस के अंदर द्वारा इनको दिया जाता है। तो चक्रवातों के स्थानीय नाम विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चीन, हरिकेन यूएसए, टोर्नेडो कैरिबियन, चक्रवात भारत और बोगियो फिलीपींस, ये मुख्य रूप से माने जाते हैं। अब आगे देखते हैं भारत की प्रमुख नदियां और उनके जल स्रोत स्थल कौन कौन से हैं। मतलब वो नदियां कहाँ से निकलती हैं ये देखते हैं। सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी राकसताल मानसरोवर के पास तिब्बत से निकलती है। सतलज नदी राकसताल मानसरोवर के पास तिब्बत से निकलती है। वही गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है जो गोमुख हिमालय में स्थित है।
नर्मदा की बात करें तो नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, सोन भी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलते हैं। तो इनका चारों का ध्यान रखना है। सतलज, राकस्थाल, गंगा, गंगोत्री, नर्मदा, अमरकंटक, सोन, अमरकंटक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख प्रदूषक और उनसे होने वाले रोग। प्रदूषक एक तरफ उनकी बीमारी है, जैसे पारा। पारा जो प्रदूषक है उससे होता है मीनामाटा रोग। पारा से कौन सा रोग होता है? मीनामाटा रोग होता है। वहीं सीसा से बात करें तो सीसा धातु से होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान होता है, ये अपन को ध्यान रखना है सीसा के द्वारा। फ्लोराइड की बात करें तो इससे होता है नौकनी संलक्षण, यानी कि घुटनों का मुड़ जाना। ठीक है, दांत पिले, हड्डी जाम, ये है फ्लोरोसिस के पहचान। इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है इसका। नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है, और एस्बेस्टस की मात्रा से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, ये अपन को ध्यान रखना है। पारा मीनामाटा सीसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान, फ्लोराइड नौकनी संलक्षण, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, एस्बेस्टस फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, अब चलते हैं स्वतंत्रता आंदोलन। ये भारत की हिस्ट्री पे आ गया, अपन मॉडर्न हिस्ट्री पर। उन प्रमुख पार्टी और उनके संस्थापक कौन थे, ये अपन को ध्यान रखना है। जैसे कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना 1885 में एवोह्यूम और व्योमेश चंद्र बनर्जी। एवोह्यूम तो इसके जो अंग्रेज संस्थापक माने जाते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना 1907 में बारिंद्र घोष और बी एन दत्त द्वारा की गई थी। बारिंद्र कुमार घोष और बी एन दत्त के द्वारा अनुशीलन समिति 1907 में बनाई गई थी। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। वहीं स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। तो ये अपन को चारों का ध्यान। एक और था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, यह भी अपन को ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने अगले फैक्ट्स की तरफ। प्रमुख रोग कारक, रोग और उनके रोग कारक, ये साइंस के टॉपिक हैं, इसको अपन को ध्यान रखना है। जैसा टाइफाइड, टाइफाइड साइमोनेला टाइफी के द्वारा फैलाया जाता है। इसका रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी। हेजा, जिसको कोलेरा भी कहा जाता है, उसको ले जाने वाला है विब्रियो कोलेरी। हेजा का रोग कारक है विब्रियो कोलेरी। चेचक का है पॉक्स वायरस। चेचक का है पॉक्स वायरस। मलेरिया की बात करें तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। मलेरिया का उपचार की बात करें तो कुनेन, जो सिनकोना पौधे की छाल से बनाया जाता है। रक्ताल्पता, जिसको एनीमिया कहा जाता है, उसका फोलिक एसिड की कमी इसके अंदर होती है अपन को। मनुष्य के नाखून झड़ना केराटिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मरेशमस रोग की बात करें तो दीर्घकालीन उपवास के कारण मरेशमस रोग होता है। क्वाशियोरकर की बात करें तो प्रोटीन अल्पता के कारण क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। रथोंदी या जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया और रथोंदी, ये दोनों बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। बेरी रोग, ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सी के स्त्रोतों की बात करें तो आंवला, नींबू, संतरा और मौसमी, जो खट्टे फल होते हैं, वो विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं। तो अपन ने देखा रोग और उनके रोग कारक कौन कौन से। ठीक है, अगली बात करें अपन प्रमुख तेल शोधक कारखाने जो भारत के अंदर है उनके बारे में। तो डिगबोई, डिगबोई असम के अंदर स्थित है। कोयली गुजरात के अंदर स्थित है। नागपट्टिनम तमिलनाडु में स्थित है। मंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कातीपाका, ये आंध्र प्रदेश में है। बरौनी बिहार में है। कोच्चि केरल में है और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। तो ये प्रमुख तेल शोधक कारखाने हैं भारत के। तो इनको अपन को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो ज्योग्राफी है उसके अंदर आर्थिक जो स्टेटमेंट्स होते हैं या आर्थिक सेगमेंट्स होता है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, तो इसके प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। अब देखते हैं अपन जलवायु परिवर्तन की घटनाएं जो होती हैं उसके लिए क्या क्या मुख्य रूप से इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। जैसे अम्ल वर्षा का रीजन अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो उसका रीजन है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों की वजह से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग की जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O और CFC, ये मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उसके अलावा अपन देखते हैं ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है। तो ओजोन क्षरण का मुख्य कारण CFC माना जाता है। इस तरीके से अपन को जलवायु परिवर्तन भी ध्यान में रखना है। एक ही प्रमुख सम्मेलनों का जो आयोजन ये पूछा जा सकता है, मतलब एक तरीके से इकोलॉजी एनवायरनमेंट का टॉपिक है ये। वैसे स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन ये 1972 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है 1997 में हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या ओजोन संरक्षण से संबंधित 1989 में हुआ था। ये क्योटो प्रोटोकॉल अभी हमारी PhD के एग्जाम में पूछा गया था। तो इससे ऐसे किसी भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो अपन को थोड़ा ध्यान रखना है।
क्योंकि स्टैटिक चीज़ें, स्टैटिक को तो अपन को सिर्फ़ रट्टे ही मारने पड़ेंगे। समझने जैसा कुछ भी नहीं, याद करना ही पड़ेगा। अगर बिना याद किए अपन किसी परीक्षा को देने जाएँ, तो वहाँ अपना धराशायी होना स्वाभाविक है। और ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपन को पढ़ना क्या है परीक्षा के टाइम। तो परीक्षा के टाइम इसी तरीके के फैक्ट्स अपन को रटने पड़ते हैं, तो इनको एक बार अच्छे तरीके से समझ लें और रट लें। अब बात करते हैं अपन विटामिन, उनके नाम और उनसे होने वाली कमी से जो रोग होते हैं वो देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इससे रोग होता है रतौंधी जीरोफ्थेल्मिया। विटामिन ए रेटिनॉल रतौंधी जीरोफ्थेल्मिया। विटामिन बी 12 इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन और इससे बीमारी होती है एनीमिया, जिसको रुधिर क्षीणता या रक्त अल्पता भी अपन बोल सकते हैं। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक नाम है और स्कर्वी बीमारी इससे हो जाती है। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम है और रिकेट्स जो बच्चों में और ऑस्टियोफोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया, ये दोनों रोग वयस्कों के अंदर होते हैं। विटामिन ई की बात करें तो टेकोफोरेल उसका वैज्ञानिक नाम है और इससे जनन शक्ति में कमी आती है। विटामिन के की बात करें तो फेलोक्विनोन इसका वैज्ञानिक नाम है और रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। और विटामिन बी 1 की बात करें तो थायमिन वैज्ञानिक नाम है और बेरी-बेरी रोग इससे हो जाता है। तो इस प्रकार अपन को ध्यान रखना। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन-कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं और किस देश के अंदर ये ज्वालामुखी पाया जाता है वो भी देखते हैं। फ्यूजियामा की बात करें तो फ्यूजियामा जापान के अंदर पाया जाता है। किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है तंजानिया के अंदर है। माउंट एटना इटली के अंदर है, सिसिली द्वीप पर। कोलिमा की बात करें तो कोलिमा मेक्सिको के अंदर पाया जाता है। विसुवियस नेपल्स ये इटली के अंदर है। एकांकागुआ की बात करें तो अर्जेंटीना में है। किलाउ की बात करें तो हवाई द्वीप में है। और अलब्रूज की बात करें तो ये ईरान में है। तो मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी है उनसे संबंधित देशों के नाम अपन से पूछे जाते हैं, तो ये अपन को ध्यान रखना है। फ्यूजियामा जापान, किलिमंजारो तंजानिया, माउंट एटना इटली, कोलिमा मैक्सिमा, अ, अल्ब्रुज ईरान, किलायू हवाई द्वीप, एकांकागुआ अर्जेंटीना और विसुवियस इटली। और कुछ रोग और उसके वाहक भी देख लेते हैं। जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये बीमारी काफी चर्चा में रही है पिछले साल और इसका जो वाहक है क्यूलेक्स मच्छर को माना जाता है। पीला बुखार, डेंगू और चिकनगुनिया ये टाइगर मच्छर की वजह से होता है। और निद्रा रोग की बात करें तो सीसी मच्छी की वजह से निद्रा रोग होता है। तो अपन को ये तीनों का ध्यान रखना है। अब भारत की प्रमुख जनजातियां जो कहाँ-कहाँ पर निवास करती है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे टोडा जनजाति है, नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर स्थित। सेंटिनलीज जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफी खतरनाक और डेंजर जनजाति मानी जाती है। सोम्पेन जनजाति जो है निकोबार द्वीप में है। ओंग जनजाति की बात करें तो ओंगे जनजाति अंडमान द्वीप में स्थित है। जारवा जिसको आद्य जनजाति बोला जाता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। भील जो सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में है। चांगपा या बकरवाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। थारू की बात करें तो थारू जनजाति नैनीताल उत्तराखंड और दीपावली का शौक मनाते हैं, इसलिए इनको थारू जनजाति जो है नैनीताल उत्तराखंड। तो इस प्रकार से भारत की प्रमुख जो जनजातियां हैं उनके बारे में अपन ने देखा और उनके संबंधित स्थान कहाँ कहाँ पर है ये भी अपन ने देखा। अब चलते हैं आगे। बीमारियों के फैलाव के प्रकार देखते हैं। जैसे एंडेमिक जो बीमारी होती है, एक किसी क्षेत्र विशेष में फैले हुए रोग को बोला जाता है। एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक, तीनों का बारे में जानकारी होना अपन को जरूरी है। एंडेमिक तो बोला जाता है एक क्षेत्र विशेष के अंदर फैले हुए रोग को। वहीं एपिडेमिक की बात करें तो संक्रामक रोग होता है जो तेजी से फैलता है, उसको एपिडेमिक माना जाता है। और पैंडेमिक की बात करें तो संक्रामक रोग जो वैश्विक स्तर पर फैलता है उसको पैंडेमिक की गिनती में माना जाता है। अब कुछ समाज है जिनके अंदर कुछ पेड़ों को पवित्र माना जाता है, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे मुंडा समाज है। मुंडा समाज में महुआ को पवित्र माना जाता है, तो वही बिश्नोई समाज में खेजड़ी को पवित्र माना जाता है, बौद्ध समाज में पीपल को पवित्र माना जाता है। तो तीनों का ध्यान रखना है, मुंडा, महुआ, बिश्नोई, खेजड़ी, बौद्ध और पीपल। भारत की प्रमुख झीलों की बात करें तो प्रमुख झीलें जो भारत में हैं उनके थोड़ा स्टार लगा देता हूँ मैं। जैसे लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। डल झील श्रीनगर में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सूरजकुंड हरियाणा में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड और अष्टमुदी झील ये केरल में स्थित है। वुलर झील श्रीनगर में है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। चिल्का झील उड़ीसा में है और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो अपन ने देखा कि झीलें कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है, जिनको परीक्षा में पूछा जाता है इंडिया लेवल की झील को। राजस्थान के तो अपन जानते ही हैं, लेकिन इंडिया के बारे में भी अपन को थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे ज्यादा जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
रासायनिक यौगिकों के नाम या रासायनिक सूत्र भी अपन को थोड़े ध्यान रखने हैं, ये परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। जैसे यौगिक का नाम है लाफिंग गैस, जिससे हंसाने वाली गैस बोला जाता है। ये इसका रासायनिक सूत्र है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अश्रु गैस या आंसू गैस, इसको अमोनिया बोला जाता है NH3। इसके अलावा नीला तोता जो होता है, नीला तोता को बोला जाता है कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O। नौसादर, नौसादर का वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है NaHCO3, इसका सूत्र माना जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा जिसको धमन सोडा बोला जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। खाने की सोडा को तो सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है जो है Na2CO3 माना जाता है। कास्टिक सोडा की बात करें तो कास्टिक सोडा बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH, इसका सूत्र माना जाता है। यसद पुष्प की बात करें तो जिंक ऑक्साइड को बोला जाता है ZnO। कृत्रिम वर्षा की बात करें तो सिल्वर आयोडाइड AgL। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को, इसको CaOCl2 बोला जाता है। शुष्क बर्फ की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है ठोस CO2। जल गैस यानी कि वाटर गैस की बात करें तो जल गैस में CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इसके अंदर माना जाता है। कोल गैस की बात करें तो कोल गैस में जल गैस प्लस मीथेन CO+H2+H4 CH4, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको CNG बोला जाता है, इसमें मीथेन, ठीक है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको LPG बोला जाता है, इसका जो है यौगिक माना जाता है। अपन देखते हैं अब आगे थोड़ा कुछ मापक यंत्र और उनके उपयोग अब देखते हैं अपन। ये भी साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर वायुदाब मापने का कार्य करता है। स्पिग्मो मैनोमीटर की बात करें तो स्पिग्मो मैनोमीटर रक्तचाप की जांच करता है, तो मापने का कार्य करता है। वोल्टमीटर विभव मापने का कार्य करता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। एनीमोमीटर की बात करें तो वायु की गति को एनीमोमीटर मांगता है। विद्युत धारा को एमीटर नापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है और पायरोमीटर उच्च तापमान को मापता है। तो इस प्रकार अपन ने कुछ मापक यंत्र और उनके उपयोग देखे। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ ले जाते हैं परीक्षा में। जैसे कुछ और चीजें, वोल्ट प्रकाश वोल्टेज सेल जो सौर सेल बोले जाते हैं उनको, ये क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रकाश वोल्टेज सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। डायनेमो की बात करें तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक जनरेटर तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विशेष मिलान से संबंधित कुछ चीजें दी है, जैसे लैक्टिक एसिड ये दूध से संबंधित माना जाता है। साइट्रिक एसिड ये नींबू और संतरा से संबंधित माना जाता है। एसिटिक एसिड ये सिरका से संबंधित माना जाता है और टार्टरिक एसिड ये इमली से संबंधित माना जाता है। तो अपन ने साइंस के भी काफी सारे फैक्ट्स देख लिए। अब आगे देखते हैं कुछ रेडियो समस्थानिक जे और उनके उपचार, किस किस में रेडियो समस्थानिक, कौन से रेडियो समस्थानिक का उपचार किस में किया जाता है, ये अपन देख लेते हैं। कोबाल्ट 60 की बात करें तो कोबाल्ट 60 ल्यूकेमिया रोग में काम आता है। सोडियम 24 की बात करें तो ये रक्त प्रवाह में कार्य करता है। आयोडीन 131 की बात करें तो थायराइड या गलगंड रोग के अंदर काम किया जाता है। आर्सेनिक 74 की बात करें तो ट्यूमर में काम आता है। कोबाल्ट 60 ल्यूकेमिया, सोडियम 24 रक्त प्रवाह, आयोडीन 131 थायराइड गलगंड, आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर के अंदर काम आता है, ठीक है। अब कुछ मिश्र धातु और उनके अवयवों की बात करें कि कौन सी मिश्र धातु किन किन अवयवों से मिलकर बनती है, तो वो भी देख लेते हैं। अपन जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकेल से मिलकर बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकल से मिला बनाया जाता है। पीतल की बात करें तो पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। कांसे की बात करें तो तांबा और टीन से मिलकर बनता है। कांसा तांबा और टीन से मिलकर बनाया जाता है। गन मेटल की अपन बात करें तो गन मेटल जो है तांबा टीन लेड और जस्ता से मिलकर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो लोहा क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन से मिलकर बनाया जाता है। तो इस प्रकार अपन ने मिश्र धातु और उनके यौगिकों के बारे में देखा है। अब कुछ तत्व और उनके यौगिकों के उपयोग देखते हैं। जैसे भारी जल है जिसको D2O बोला जाता है, ये परमाणु भट्टी में मंदक और शीतलक दोनों में काम आता है, ठीक है। भारी जल परमाणु भट्टी में मंदक और शीतलक दोनों में काम आता है। द्रव अमोनिया की बात करें तो द्रव अमोनिया प्रशीतन में उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट की अपन बात करें तो ग्रेफाइट जो है परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में कार्य आता है करता है और स्नेहक के रूप में भी इसको कार्य में लिया जाता है।
अपन ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है पीड़ाहारी के रूप में कार्य करता है। एथिलीन की बात करें तो कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस की बात करें तो दही जमाने में लैक्टोबैसिलस का उपयोग लिया जाता है। राइजोबियम की बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कार्य लिया करता है इसका। कैप्सिनोसिन की बात करें तो मिर्च का तीखापन जो है कैप्सिसिन कैप्सेसिन में काम आता है। लाइकोपिन की बात करें तो लाइकोपिन टमाटर के लाल रंग में उपयोगी होता है। कैरोटीन की बात करें तो गाजर में लाल नारंगी रंग जो होता है कैरोटीन के कारण रहता है। जेंथोफिल की बात करें तो हल्दी का पीला जो रंग है वो जेंथोफिल के कारण देखने को मिलता है। अपन ने प्रमुख तत्व और उनके यौगिकों के उपयोग देखे। अब चलते हैं थोड़ा आगे। विभिन्न पछुआ पवन और उनके स्थानीय नाम क्या क्या है। जैसे गर्म पवनों के उदाहरण अपन लेते हैं तो लू, फोन और चिनूक माने जाते हैं। वहीं ठंडी पवनों के उदाहरण की बात करें तो मिस्ट्रल उनको कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं काल बैसाखी और लू, ये भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। फोन की बात करें, फोन या पोहन, तो ये आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड के अंदर फोन नाम दिया गया है। चिनूक की बात करें तो चिनूक यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इनको बोला जाता है। मिस्ट्रल की बात करें तो राइन घाटी आल्प्स पर्वत फ्रांस और स्पेन के अंदर मिस्ट्रल इनको बोला जाता है। बोरा की बात करें तो बोरा इटली एड्रियाटिक सागर के अंदर इनको बोला जाता है। खमसिन की बात करें तो खमसिन मिस्र में बोला जाता है। पेम्पेरो की बात करें तो दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना और उरुग्वे के अंदर इनको बोला जाता है। ब्लिजार्ड की बात करें तो ब्लिजार्ड कनाडा के अंदर बोला जाता है। और सिराको जो है सारा मरुस्थल रेगिस्तान के अंदर इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न पछुआ पवन और उनके स्थानीय नाम अपन ने देखे। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं विभिन्न उपग्रह और अंतरिक्ष यान जिनके नाम है। जैसे क्यूरोसिटी रोवर, ये मंगल ग्रह पर जैविक एंटो का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। मैसेंजर बुध ग्रह पर भेजा गया था और कैसिनी शनि ग्रह पर भेजा गया था। तो ये उपग्रह या अंतरिक्ष यान जो है इनके नाम भी अपन को ध्यान रखना है। क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह से संबंधित है, मैसेंजर बुध ग्रह से संबंधित है और कैसिनी शनि ग्रह से संबंधित है। अब हिस्ट्री पर चलते हैं अपन, मध्यकालीन इतिहास पर, शासक और उनके निर्माण कार्यों पर। जैसे दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया है। आगरा का किले की बात करें तो ये अकबर ने बनवाया है। दिल्ली का पुराना किला जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है। और 2.5 दिन का झोपड़ा की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। तो इस प्रकार से प्रमुख शासकों के नाम उनको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अपन भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में और उनके अभी वर्तमान में क्या नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉपिक है एक तरीके से देखा जाए तो। इसको वैदिक काल के अंदर पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, अस्किनी वैज्ञानिक वर्तमान नाम है चिनाब, वितस्ता झेलम, कुर्मु कुर्रम, विपाशा व्यास, ये वर्तमान नाम है। कुर्मु पुराना नाम था, वैदिक कालीन नाम थे ये। परुषणी रावी को बोला जाता है। सदानीरा गंडक को बोला जाता है। सतुद्री सतलज को बोला जाता है। और घग्गर का वैज्ञानिक उस समय पूरा जो नाम है अभी सरस्वती हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को ये नाम ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, राज्य और प्रमुख शासक इनके ये देख लेते हैं। जिससे रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली की शासिका थी। बाज बहादुर मालवा का था। बहादुर शाह गुजरात का था। और चांद बीबी बीजापुर और अहमदनगर की थी। ये महत्वपूर्ण जो शासक है इनके बारे में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब राजस्थान की प्रमुख नस्लों के बारे में अपन देखते हैं। जैसे बकरी की नस्ल है वो जखराना, सिरोही और मारवाड़ी, ये बकरी से संबंधित नस्लें मानी जाती है। गाय की बात करें तो थारपारकर, गिर और लोही, ये गाय से संबंधित मानी जाती है। भैंस की बात करें तो जाफराबादी, भेड़ की बात करें तो चोकला और जखराना जो है अलवर के अंदर पाई जाती है बकरी की नस्ल, ये अपन को ध्यान रखना है। अब चलते हैं भारत के प्रमुख परमाणु शक्ति संयंत्र। कल्लपकम की बात करें तो कल्लपकम तमिलनाडु में स्थित है। ननौरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापार की बात करें तो गुजरात में है। रावत भाटा की बात करें तो राजस्थान कोटा के अंदर है। त्रांबे की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर है। तो अपन को ये ध्यान रखना है, कल्लपकम तमिलनाडु, नानेरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात, रावत भाटा राजस्थान और राष्ट्र कोटा नहीं है ये अपन को ध्यान रखना है। चित्तौड़ में, ये थोड़ा ध्यान रखना। त्रांबे महाराष्ट्र। ठीक है, नगर उनके संस्थापकों की बात करें तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है पटना जिसकी उदयन ने की थी। और आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोधी ने की थी, अपन को ध्यान रखना है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। प्रमुख संवत और उनके संस्थापक कौन है। जैसे शक संवत है 78 ईस्वी से इसको आरंभ माना जाता है कनिष्क के समय से। और अभी जो चल रहा है 2020 के हिसाब से 1942 चल रहा था। ठीक है, विक्रम संवत की बात करें 2020 की बात चल रही है, संस्थापक 2020 के अनुसार देख रहे हैं ना। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, आरंभ जो है अभी जो है 2077 चल रहा है 2020 में। ठीक है,
वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शक संवत का उपयोग किया जाता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी माना जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। वर्तमान में अपन किस संवत का उपयोग कर रहे हैं? शक संवत, तो कनिष्क के समय 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है। रक्तदान किस किस को दे सकता है और किससे ले सकता है, ये अपन को ध्यान रखना है। जैसे ओ ग्रुप वाला ब्लड ग्रुप वाला है, ये ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें लेने की, तो ओ वाला सिर्फ ओ से ही ले सकता है, अन्य किसी से नहीं ले सकता। ठीक है। ए की बात करें तो ए वाला ए और ए बी दोनों को दे सकता है, और ए वाला ओ से ले सकता है और ए से ले सकता है, बाकी किसी अन्य से नहीं ले सकता। बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो बी ब्लड ग्रुप वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है। लेकिन ये लेने का कार्य जो है ओ और बी से ही कर सकता है, किसी अन्य से नहीं ले सकता। इसी तरीके से ए बी वाला है जो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, अन्य को नहीं दे सकता। लेकिन ए बी वाला ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ए बी से ले सकता है। तो इससे अपन को क्या चीज समझ में आती है कि सभी को रक्तदान कौन दे सकता है? तो वो ओ वर्ग, जिसको क्या बोला जाता है? सार्वदाता। और सभी से रक्त कौन ले सकता है? तो ए बी वर्ग, इसको सर्वग्राही बोला जाता है, क्योंकि सभी वर्गों से ले सकता है। प्रकाश के गुण और उसके प्रभाव की बात करते हैं अपन। प्रकीर्णन, ये प्रकाश के गुण, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल रंग जो दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग, ये भी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और ट्रैफिक सिग्नल का नीला रंग, ये भी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो साइंस के अंदर सीधे उदाहरण देकर आपसे पूछा जा सकता है कि किसका प्रभाव है ये। ठीक है। अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिखाई देना अपन को एहसास होता है, ये अपवर्तन का परिणाम है। क्षितिज के पास सूर्य और चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखना, यह भी अपवर्तन का ही परिणाम माना। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो मृग मरीचिका का दिखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण माना जाता है। कटे हुए हीरे की जगमगाहट, जो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। ऑप्टिकल फाइबर और एंडोस्कोपी, इन दोनों के अंदर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति देखने को मिलती है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख नृत्य और नाटक। जैसे कुडियाटम, ये केरल के अंदर है। तमाशा जो है महाराष्ट्र के अंदर होता है। नौटंकी उत्तर प्रदेश में, और जात्रा असम से संबंधित माना जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। प्रमुख नृत्य नाटक कुडियाटम केरल, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश, जात्रा असम। राजस्थान की तापीय विद्युत परियोजनाएं। राजस्थान में कितनी सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजनाएं? तो वो दो है। सूरतगढ़ और छबड़ा परियोजना, प्रत्येक 500 मेगावाट से ज्यादा होती है। ठीक है। सुपर क्रिटिकल थर्मल परियोजनाओं की बात करें तो राजस्थान का पहला थर्मल स्टेशन सूरतगढ़ है। राज्य का सर्वाधिक क्षमता वाला ताप स्टेशन 1500 मेगावाट, ये भी सूरतगढ़ है। राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल भी इसको बोला जाता है, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल परियोजना। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है प्रमुख संस्थान और राजस्थान में उसकी अवस्थिति कहाँ पर है। आईआईएम की बात करें तो आईआईएम उदयपुर में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में, मीरा पुरस्कार इससे इसका सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी, ये भी उदयपुर में स्थित है। आईआईटी की बात करें तो आईआईटी जोधपुर में। एम्स जोधपुर में। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की बात करें तो ये भी जोधपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बात करें तो ये भी जोधपुर में। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर। आफरी जोधपुर। काजरी जोधपुर। रूपायन संस्थान बोरुंदा, ये भी जोधपुर। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर। राजस्थान की प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर 1951, ये संस्थान पांडुलिपि प्रकाशन का कार्य करता है। ठीक है। और ये प्रश्न थर्ड ग्रेड 2012 के अंदर पूछा गया था, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। ठीक है। बिट्स पिलानी के अंदर स्थित है। राजस्थान खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में स्थित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। ये अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और अन्य उपयोगी जो चीजें ये भी ध्यान रखनी है। अ, होम्योपैथी विश्वविद्यालय, ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। मालवे स्टेशन एमएनआईटी, ये भी जयपुर में। राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय जयपुर। पहला कौशल विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा आरटीयू। दूरस्थ शिक्षा विद्यालय वीएमओयू कोटा। वनस्थली विद्यापीठ टोंक, श्रीमती रत्न शास्त्री द्वारा स्थापित किया गया था। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ अजमेर में। मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल जो है वो अजमेर धौलपुर के अंदर स्थित है। अजमेर वो धौलपुर में। ठीक है। राजस्थान और दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती की पहली मेवाड़ यात्रा कब हुई थी? ये जून 1865 में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश और सुधा कलश ग्रंथों के लेखक कौन माने जाते हैं? तो दयानंद सरस्वती इनको माना जाता है। अब कुछ अन्य चीजें हैं जिनके बारे में अपन जान लेते हैं। राजस्थान की अन्य परियोजनाएं, इनके बारे में अपन को जानना जरूरी है। तो
गूडा थर्मल प्रोजेक्ट, ये बीकानेर में स्थित है। निजी क्षेत्र में पहली लिग्नाइट आधारित परियोजना माना जाता है गूडा थर्मल प्रोजेक्ट को, निजी क्षेत्र की पहली लिग्नाइट परियोजना। बरसिंगसर थर्मल, ये भी बीकानेर में लिग्नाइट आधारित है। गिरल की बात करें तो गिरल बाड़मेर पहला सरकारी लिग्नाइट आधारित परियोजना माना जाता है। गिरल बाड़मेर को पहली सरकारी लिग्नाइट आधारित परियोजना माना जाता है। भादेसर प्रोजेक्ट बाड़मेर में, कपूर्ड़ी जालिपा बाड़मेर में, काली सिंध प्रोजेक्ट झालावाड़ के अंदर स्थित। तो इस प्रकार इन इकाई और परियोजनाओं के बारे में अपन ने देखा। कुछ उपनाम जो राजस्थान में प्रचलित है, जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, उनको देख लेते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर जो है, राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर को बोला जाता है। जेम्स टोड द्वारा एट्रुस्कन दुर्ग किसको बोला गया था, तो जालोर दुर्ग को बोला गया था। चित्रकूट किसको बोला जाता है, तो जैसलमेर दुर्ग को बोला जाता है। राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ को बोला जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध पाली को बोला जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर सचिया माता का मंदिर बोला जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी ये बटनेर किले को माना जाता है। इस प्रकार अपन ने देखा है कि जो प्रमुख प्रमुख उपनाम है उनके बारे में अपन ने जानकारी करी। अब थोड़ा चलते हैं पॉलिटी की तरफ। आजादी के पूर्व के जो कानून है उनके बारे में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। नियंत्रण मंडल जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसकी स्थापना पीट्स एक्ट 1784 से की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन या मुसलमानों की विलय व्यवस्था भारतीय शासन अधिनियम 1909 के द्वारा की गई थी। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 से किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 से माना जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 से मानी जाती है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 में दिया गया था। इस एक्ट में ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। मार्लेमेंटो सुधार जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। तो इसमें से एक प्रश्न आने की 100% संभावना है, तो इसको अच्छे तरीके से आप ध्यान रखें। जैसे सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटरी एक्ट 1777, नियंत्रण मंडल पिट्स एक्ट 1784, सांप्रदायिक निर्वाचन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1909, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन भारत शासन अधिनियम 1919, प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ भारत शासन अधिनियम 1919, केंद्र में द्वैत शासन 1935, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1919, महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919, ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया 1935, पार्लियामेंटो 1909, चाम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, अपन को ध्यान रखना है। कुंभ के मेले के आयोजन स्थल ये देखते हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में। हरिद्वार उत्तराखंड, इसके अंदर गंगा नदी के किनारे पर होता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ये गंगा यमुना नदी के किनारे होता है। उज्जैन मध्य प्रदेश, ये क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। और नासिक महाराष्ट्र, ये गोदावरी नदी के तट पर होता है। तो अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ थोड़े अखबार है उनके बारे में, समाचार पत्रों के बारे में जान लेते हैं। राजपूताना गजट जो है ये मौलवी मुराद अली इसके संपादक माने जाते हैं। राजस्थान समाचार समर्थदान को माना जाता है। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक और अग्निबाण जय नारायण व्यास को माना जाता है। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली, राजस्थान समाचार समर्थदान, केसरी विजय सिंह पथिक, अग्निबाण जय नारायण व्यास। ठीक है। राजस्थान के वित्त आयोग जो है अभी तक बनाए गए हैं उनके अध्यक्षों के बारे में। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल, दूसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा, तीसरे के माणिक चंद सुराणा और चौथे के बीडी कल्ला। ये अपन को ध्यान रखना है। पांचवे का आपको सभी को पता। अब थोड़ा चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ और कुछ हिस्ट्री की तरफ भी राजस्थान में। तो पहले हिस्ट्री को निपटा लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की महिलाएं जैसे सावित्री देवी भाटी, ये जोधपुर से संबंधित है। भगवती देवी उदयपुर से संबंधित है। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से संबंधित है। और कुमारी कुसुम गुप्ता ये कोटा से संबंधित है। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है। सावित्री देवी भाटी जोधपुर, भगवती देवी उदयपुर, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर और कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा। ठीक है। द्राक्षा शर्करा इसके अंदर माना जाता है ग्लूकोज पाया जाता है। फ्रूट शर्करा के अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। मिल्क शुगर के अंदर लैक्टोज पाया जाता है। टेबल शुगर के अंदर सुक्रोज पाया जाता है। और स्टेविया के अंदर नेचुरल स्वीटनर पाया जाता है। स्टेविया के अंदर नेचुरल स्वीटनर। ठीक है। अब भारत के प्रमुख अपवाद तंत्र पर चलते हैं अपन। दक्षिण की गंगा की बात करें तो गोदावरी नदी को बोला जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है, कावेरी को बोला जाता है। दक्षिण की गंगा तो गोदावरी को और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाता है। दोनों ध्यान रखना। गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है, पद्मा। ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है, जमुना। गंगा का नाम तो पद्मा और ब्रह्मपुत्र का जमुना। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का चीन में नाम सांगपो मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या बोला जाता है, सांगपो बोला जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। वही बिहार का शोक की बात करें तो कोसी नदी को बोला जाता है। ओडिशा के शोक की बात करें तो
ये महानदी को बोला जाता है। तीनों का ध्यान रखना है, बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी और उड़ीसा का शोक महानदी। इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। भारत की सीमा यहाँ पर देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं SLV3 रोहिणी ग्रह से रोहिणी से संबंधित माना जाता है। ASLV ए SROSSC स्ट्रेस्ड रोहिणी इसको बोला जाता है। PSLV ये चंद्रयान 1 और GSLV एजुसेट इससे संबंधित उपग्रह माने जाते हैं। ठीक है, अब भारत की सीमाओं से संबंधित देखते हैं। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में माना जाता है भारत को। भारत की स्थलीय सीमा की बात, कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्र तटीय सीमाओं की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के कुल पड़ोसी देश जो स्थलीय पड़ोसी देश है उनकी संख्या 7 है, जिनमें नाम है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। ठीक है, ये मुख्य रूप से सीमा क्रम के अनुसार घटते क्रम में है। ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार। बांग्लादेश के साथ सीमा की बात करें तो 4,096 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, नेपाल 1,750 किलोमीटर, भूटान 700 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ सीमा की बात करें तो 3,323 किलोमीटर और चीन के साथ बात करें तो 3,488 किलोमीटर। इसके साथ थोड़ा ऊपर चलते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई अपन देख लेते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है 2,933 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई के बीच का जो अंतर है वो 281 किलोमीटर है। ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के अक्षांश विस्तार की बात करें तो अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का अक्षांश विस्तार टोटल पूछा जाए अंतर इनका तो 29 डिग्री 8 मिनट अक्षांश विस्तार का अंतर है। भारत के देशांतर विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर माना जाता है और देशांतर विस्तार की बात करें तो इनका अंतर है 28 डिग्री 65 मिनट इनका अंतर माना जाता है। 1 डिग्री देशांतर के बराबर का समय कितना माना जाता है तो वो 4 मिनट माना जाता है। भारत के पूर्वी और पश्चिम भाग में समय अंतर 2 घंटे का हो जाता है। भारत का स्थानीय मानक जो समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है, ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा जो है नैनी इलाहाबाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये मानी जाती है, नैनी इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है, भारत का मानक समय और ग्रीनविच के समय के बीच अंतर कितना है 5.5 घंटे ज्यादा है। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है 5 राज्यों से, जिनके नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से सटे हैं तो 9 राज्य हैं। ठीक है, भारत का सबसे उत्तर में स्थित बिंदु कौन सा है तो इंदिरा कोल, ये लेह के अंदर स्थित है इंदिरा कोल। भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पार्सन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम भाग जो है केप कैमोरिन को माना जाता है, जिसको कन्याकुमारी अपन बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, और भारत के दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट माना जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो वलांगू या किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है सर क्रीक कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और पूरी दुनिया का 2.42% माना जाता है। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ है और ये पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, अभी स्पष्ट हो गए अपन, इनको अपन ने पीछे छोड़ दिया। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है तो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार मित्रों आज की क्लास में अपन ने इतने सारे फैक्ट्स पढ़े कि उनको याद करना एक बार की क्लास में मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को 2-3 बार रिवाइज करके देखें तो आपको इस सारे फैक्ट्स एक बार में याद हो जाएंगे और आप आने वाली हर परीक्षा के अंदर अपनी सफलता के लिए नया परचम लहराएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और पसंद आ गई होगी। हालाँकि मैंने थोड़ी स्पीड को थोड़ा तेज़ रखा क्योंकि शिकायत ये आती है कि मेरी आवाज़ थोड़ी कम आती है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा तेज़ करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से सुनने में आए और समझने में आए। आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।